क्लास 12 एग्जाम्पल 4.11। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, पहले कैपिटल एन की वैल्यू दे दी, नंबर ऑफ टर्न्स जो कि है 100 के इक्वल, एंड रेडियस लेट कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ जी आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। एंड करंट की वैल्यू मुझे दे दी है क्वेश्चन में 3.2 एम्पियर। लेट इसे मैं कैपिटल आई से डिनोट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो हमारे पास एक कॉइल है जो हमने बनाई है 100 टर्न्स के बाद, जिसका रेडियस हमारे पास था 10⁻⁻1 मीटर। तो इसकी जो सेंटर में अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई अपॉन 2r ड्यू टू सिंगल टर्न। अब यहाँ पे हमारे पास टर्न्स कितनी है 100 टर्न्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे हम सॉल्व करें। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर कम्स आउट टू बी 100 इंटू, अब μ0 की वैल्यू होती है 12.57 इंटू 10⁻⁻7। तो आप μ0 की डायरेक्ट वैल्यू यही याद कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो सके। इंटू आई 3.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। सो आर हमारे पास कितना है 10⁻⁻1 मीटर। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 2 से 100 को काटे तो आएगा 50। अब 50 इंटू 12.57 इंटू 3.2 इट कम्स आउट टू बी 2011.2। और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻7 और डिनोमिनेटर में कितना है 10⁻⁻1। तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 10⁻⁻6 टेस्ला। तो अब इसे मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.0112 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। अगर इसे मैं फर्दर राउंड ऑफ करके लिखूं, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। सो दिस इज आवर आंसर। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। एंड जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ कॉइल होती है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ कॉइल, जो आप कह सकते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ कॉइल। तो आपको समझाने के लिए, अगर ये मेरी कॉइल है तो यहाँ पे सेंटर में मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट इस तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड आ जाएगी अलोंग एक्सिस ऑफ कॉइल। अगर अब हम करंट को ले लें क्लॉकवाइज, मतलब करंट अब इस तरफ आएगा, तो जो मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्सिस मतलब डाउनवर्ड। अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। अब इसी कॉइल की हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करनी है। सो लेट मैग्नेटिक मूवमेंट को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर लेता हूँ। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू कैपिटल एन कैपिटल आई इंटू एरिया वेक्टर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो m इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 इंटू आई की वैल्यू 3.2। अब एरिया, तो दिस इज आवर सर्कुलर लूप। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम है किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 100 ऐसे ही रहने देते हैं, 3.2 ऐसे ही। अब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हमारे पास कितना था 10⁻⁻1 इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें। अब 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻2 इंटू 3.2 इंटू 3.14 इंटू, अब हमें मालूम है कि पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। सो इतने 10⁻⁻2। सो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ईजिली। अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है 3.2 इंटू 3.14। सो इट इज कम्स आउट टू बी 10.048। सो हम निकाल क्या रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी यूनिट्स क्या होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो एम एम एम। सो m की वैल्यू अगर मैं इसे फर्दर राउंड ऑफ करके लिखूं तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। अब भाई ये डायरेक्शन की बात, जैसे मैंने भी पहले कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी इक्वल होती है एरिया वेक्टर के। यहाँ पे वो केस बना के समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए माई सर्कल ऐसे पड़ा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर। तो ये अगर मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे पास सर्कल है, तो
अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, सेम एज एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया भी देखिए यहाँ से एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। और अगर मेरा सर्कल वर्टिकल एक्सिस में है, लाइक दिस सिचुएशन में है, सो सेम सिनेरियो, मैग्नेटिक मूवमेंट मेरी क्या आ जाएगी, along area vector of this circle like this। so next आगे हमने C और D ऑप्शन सॉल्व करना है। उससे पहले हम एक स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, लाइक इनिशियली मेरे पास जो कॉइल है वो इन अ वर्टिकल प्लेन है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर। सो ये कॉइल फ्रीली रोटेट करके हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी लाइक दिस। सो हमें आगे क्या गिवन है, अ यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। तो अब सी डी के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आ जाएगी 2 टेस्ला। तो ये बी एट अ सेंटर है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, बी ई 2 टेस्ला जो कि यूनिफॉर्म है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसे मैं बना के समझा देता हूँ आपको। जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, क्लियर। सो लाइक दिस 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 इनिशियली, और साथ में हमें क्या कहा गया है कि जो मेरी एक्सिस ऑफ कॉइल है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है लाइक दिस। तो आपको समझाने के लिए ये सिनेरियो लाइक दिस ऐसे है, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्लियर ऐसे क्रॉस कर रही है इस तरह से। सो नेक्स्ट कॉइल को रोटेट कर दिया थ्रू एंगल ऑफ 90, क्लियर। लाइक पहले ये ऐसे थी वर्टिकल प्लेन में, तो इसे हम 90 रोटेट करेंगे, तो अब इसकी न्यू पोजीशन क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मेरी ऐसी ही रहेंगी यूनिफॉर्म। तो अब जो मेरे पास कॉइल है अब वो रोटेट हो चुकी है थ्रू 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। हमें सी ऑप्शन में फाइंड करने को कहा गया है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मुझे इस पोजीशन में भी टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है और इस पोजीशन में भी मुझे टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक मूवमेंट किसके अलॉन्ग होता है, एक्सिस ऑफ कॉइल। तो इस केस में एक्सिस अकॉर्डेंस विद मैग्नेटिक फील्ड थी, तो सेम डायरेक्शन लाइक एम की डायरेक्शन भी यही आ जाएगी। तो इस केस में एक्सिस हमारे पास कैसे आएगी, ऐसे। सो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ गई। इस केस में मेरे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इस केस में मेरे पास एंगल लेट थीटा से डिनोट कर देते हैं, ये बन रहा है 0 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना था, टॉर्क। तो हमें मालूम है टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम सॉल्व कर लें। सो टॉर्क कम्स आउट टू बी एम बी साइन थीटा। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है साइन थीटा। अब देखिए इस केस में मेरे पास थीटा कितना है, 0। तो हमें मालूम है साइन 0 डिग्री बिकम्स 0। अब समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 बिकेम 0। तो इस केस में मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0 न्यूटन मीटर, क्लियर। अब इसी तरह से अब मैं बी केस देख लेता हूँ। तो इसमें मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री। सो हमें मालूम है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी इंटू 1। अब एम की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, ये आ गई 10। तो ये बी कौन सा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला, इस बात को आप ध्यान रखिए। सो इज इक्वल टू 2 टेस्ला। सो इसे हम सॉल्व करें तो माई टाउ कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन मीटर। नाउ हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमें कहा गया है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अब हमें डी पार्ट में इन्होंने कह दिया कि हमें फाइंड करनी है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड हमेशा हम ओमेगा से डिनोट करते हैं व्हेन कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। देखिए जैसे जैसे हम कॉइल को रोटेट करते जाएंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसके साथ टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो एज सच क्या होगा केस, जैसे जैसे इसे हम 90 की तरफ लेके जाते रहेंगे इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये स्पीड क्या आएगी, एंगुलर स्पीड। यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सो हमें फाइंड क्या करना है, ओमेगा। तो हमें क्या क्या गिवन है हम वो भी देख लेते हैं। तो डी पार्ट में हमें गिवन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल इज, सो लेट इसे मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस सिंबल से, इज इक्वल टू 0.1 kg
मीटर स्क्वायर। तो इस केस में अब हमें एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। तो एंगुलर स्पीड का कंसेप्ट हमारा 11th का कंसेप्ट है। क्लास 11th आप चैप्टर देख सकते हैं रोटेशन, तो इसमें आपको एंगुलर स्पीड के बारे में और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मिल जाएगा अगर आपको ये रिवाइज करना है दोबारा। सो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि माई टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो और 11th में भी हमारे पास 11th क्लास में भी हमारे पास टॉर्क का एक फार्मूला होता है जिसे हम लिखते हैं आई इंटू अल्फा। सो आई तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज हेयर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला भी आपको मिल सकता है लाइक दिस। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, ठीक है जी। मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और ए की जगह एक्सेलरेशन की जगह आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इस टॉर्क की वैल्यू अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो हमने ऐसा क्यों किया? हमें मालूम है अल्फा और ओमेगा में रिलेशन होता है। रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई, अब रेट चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड गिव्स अस द एक्सेलरेशन, तो इसे लिख देते हैं रेट चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो देखिए क्वेश्चन में मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी ओमेगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा। हमें मालूम है डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, तो हमें इंटीग्रेशन बोथ साइड यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरफ देखिए, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता जाऊंगा तो मेरे जो ओमेगा है वो बढ़ता जाएगा। सो मेरा ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे आ रहा है थीटा में। सो मुझे इस तरफ डी थीटा चाहिए किसी भी तरह, ठीक है, दिस साइड, ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। क्लियर? सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो आई डी ओमेगा ओवर डी टी। अब मैं इसे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और डी थीटा से ही डिवाइड कर दूँ, तो कोई चेंज तो होगा नहीं, इट विल बी सेम इक्वेशन। सो अब फर्दर मैं इसे लिख सकता हूँ आई डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। सो डी टी इधर ले आए, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो नाउ अब इस क्वेश्चन को देखिए, चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारा एंगुलर स्पीड के इक्वल होता है। सो आई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, क्लियर, इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। फर्दर जैसे मैंने कहा था मुझे डी थीटा इस तरफ चाहिए ताकि मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकूं, तो मेरे पास क्या बच गया, आई ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो डी थीटा उधर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डी थीटा। अब देखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मेरा ओमेगा का रिलेशन है, जो मेरी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे मेरा साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो अब दोनों में मेरे पास चेंजेबल टर्म्स आ चुकी हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसे सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अब हम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर रहे हैं। सो आई ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। सो इसका भी इंटीग्रेशन। सो देखिए आई हमारे पास कांस्टेंट रहता है क्योंकि आपको मालूम है मास हमेशा ही कांस्टेंट होता है, इसी तरह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट आ गया। तो आई टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, सो अंदर क्या बच गया, ओमेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू हमें तो सिर्फ साइन थीटा ही अंदर रहेगा, एम बी मेरा टेकन आउट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ बच गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। सो हमें मालूम है इंटीग्रेशन की कुछ रूल, लाइक आपको समझा देता हूँ। अगर मैं किसी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ लाइक दिस, एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स और डी एक्स इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है, ये एक्स रेज टू पावर एन हो तो एक्स एन रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। हाँ अगर यहाँ पे लिमिट्स हों, लाइक आपको समझाने के लिए ए टू बी जाना है हमने एक्स एन डी एक्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे हम सी नहीं लेते, ए टू बी
मतलब अपर लिमिट ए यहाँ पे लोअर लिमिट, तो फर्दर हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। क्लियर? सो अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास साइन थीटा चेंज हो रहा है 0 to 90 डिग्री। सो अब थीटा में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0 to 90 डिग्री तक चेंज हो गया, और हम 90 को कई बार π/2 से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं कैलकुलेशंस को। सो अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो i मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ω²/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास एम बी टेकन आउट ही था। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ कॉस। सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। अब लिमिट्स क्या थी मेरे पास 0 to 90 डिग्री। सो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आई ω²/2। तो आपको यहाँ पे होगा कि यहाँ पे हमने सी नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे भी लिमिट है, ये इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें मालूम नहीं कितनी से कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो हमने इसे एज सच ही रहने दिया। आई ω²/2 इज इक्वल टू एम बी। सो नेगेटिव साइन मैं बाहर ले लूँ, सो नेगेटिव मैंने टेकन आउट ले लिया, तो क्या बच गया अंदर कॉस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब थीटा की जगह मैं 90 डाल दूँ अपर लिमिट में, सो माइनस कॉस 0 डिग्री लोअर लिमिट। तो इसे फर्दर सॉल्व करें, हमें मालूम है कॉस 90 किसके इक्वल होता है 0 के, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आई ω²/2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम बी था। अब यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 0 - 1, तो सिंपली -1। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस कैंसिल आउट एम बी। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा आई ω²/2 किसके इक्वल आ गया एम बी के। तो हमें फाइंड क्या करना है ओमेगा, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ ω² यहाँ रहने दूँ, बाकी टर्म दूसरी साइड ले जाऊँ। सो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2mb/i। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है ओमेगा की, हमें क्या मिला यहाँ पे ω²। सो ओमेगा कम्स आउट टू बी √2mb/i। तो यहाँ पे हमें सभी की वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 2m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्वेश्चन में, 10 × b गिवन है, यहाँ पे एक्सटीरियर है 2 टेस्ला अपॉन i की वैल्यू 0.1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसे सॉल्व करूँ तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू √40 डिवाइडेड बाई 0.1। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा √400। तो अब 400 का अगर मैं रूट सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 20। सो माई ओमेगा कम्स आउट टू बी 20 रेडियन पर सेकेंड। So this is our answer of D part. Thank you for watching the video.